ओके डन। जी, तो आज का जैसे कि सेशन सबको पता है, जो हमारा टॉपिक है और मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, वो है जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो कई लोगों को पता नहीं होती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बस घर पे सुना रहता है कि किसी को जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, बट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसकी किसी के भी पास नहीं होगी। और एज अ वेस्टिजियन, क्योंकि वेस्टिज का ये एक प्रोडक्ट है, तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम इसकी पूरी से पूरी नॉलेज लें, और जिनको हम ये प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं उनको हम पर भरोसा हो, और हम एक अथॉरिटी की पोजीशन में आकर ही ये प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको पूरी होनी चाहिए। इसीलिए जानकारी देने के लिए ही मैं आज हूँ यहाँ पर। तो हम ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अपने कीमती समय लेकर आते हैं तो ध्यान से सुनिए, नोट्स लिखिए, बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके लिए और आपको शायद बहुत काम भी आ सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। पहले हम जानेंगे कि बोन्स क्या होते हैं। बोन्स कोई भी बॉडी का जैसे सेल होता है, जैसे आपने सुना है सेल न्यूट्रिशन थेरेपी, या हमारी जो CNT होती है, वो उसमें क्या होता है, जो हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स यानी जैसे घर ईंटों से बनता है, घर की सबसे छोटी जो चीज होती है जिससे घर पूरा खड़ा होता है वो होती है ईंट। वैसे ही हमारी पूरी जो बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो खड़ी हुई है एक नींव पर, जो है सेल्स। सेल्स का जो बहुत सारा ग्रुप होता है, बहुत सारी ईंटें जब जुड़ जाती हैं तब एक घर बनता है। उसी तरह से बहुत सारी सेल या कोशिकाएं जब जुड़ जाती हैं तो हमारी पूरी बॉडी बनी है। उसी तरह से बोन जो होते हैं वो भी एक तरह के सेल होते हैं। सॉरी सर, एक सेकेंड का टाइम। तो जो बोन होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, वो भी एक तरह की सेल होती हैं, लेकिन वो जो सेल होती हैं वो थोड़ी नेचर में हार्ड होती हैं, इसलिए हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना है। आपको जैसे हमारे ये हाथों के फिगर दिखते हैं कि उंगलियां अलग अलग हैं और ये सपोर्ट से खड़ी हुई हैं, तो ये सपोर्ट देने के लिए ही एक सेल है जो बोन सेल बोलते हैं। तो बोन्स क्या होते हैं? बोन्स बहुत रिजिड टिश्यू होती है। रिजिड यानी कि बहुत हार्ड टिश्यू होती है जो हमारी बॉडी में होती है, और ये बहुत हार्ड मटेरियल की बनी होती है। और बोन एक ऐसा सब्सटेंस है, बोन हमारी पूरी बॉडी में है जिसकी बदौलत, जिसके सपोर्ट में हमारी बॉडी खड़ी है। अगर बोन ना हो, अगर स्केलेटल सिस्टम ना हो, तो हमारी पूरी बॉडी खड़ी रह नहीं सकती। जैसे मनी प्लांट को उगने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, मनी प्लांट के पौधे में आपने देखा होगा, उसको उगने के लिए हम हमेशा एक रस्सी लगा देते हैं सपोर्ट के तौर पर। उसी तरह से हमारी पूरी बॉडी जिस बेसिस पे खड़ी हुई है, वो भी सपोर्ट कौन देता है? वो हमारी पूरी बोन्स हमारी बॉडी को हर एक एक काम के लिए अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जॉइंट्स, क्योंकि ये एक पूरा टर्म है, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक बता रही हूँ। बोन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स यानी कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल जाते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है? जॉइंट यानी जुड़ना। जैसे अब हम वेस्टिज में लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो ज्वाइनिंग, जॉइंट, ज्वाइन एक ही वर्ड है, यानी कि जुड़ना। जहाँ दो बोन्स जुड़ जाती हैं, जहाँ दो लोग जुड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं ज्वाइनिंग हो गई। जैसे ही वैसे ही दो बोन्स अगर जुड़ जाती हैं तो हम उनको एक joint बताते हैं। जैसे आपने देखा, आपका जो दरवाजा आपके दीवार से ज्वाइन हुआ है और वो रहता है, वो बंद ऐसे खुल। सर मेरी आवाज सबको क्लियर है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स यस लिखिए। यस, आपकी आवाज क्लियर है। जी, तो जैसे मैंने कहा कि जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर ये जॉइंट, मान लीजिए दो बोन्स ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, अगर ये मूव ना करें, तो क्या होगा? हम कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे। हमारा पैर अगर एक ही हड्डी होता तो आप कभी अपना पैर मोड़ पाते? यस और नो? कभी नहीं मोड़ पाते। इसीलिए दो बोन्स होती है, उनको ज्वाइंट किया गया है ताकि आप अपने पैरों को मूव कर सके, हाथों को मूव कर सके, चाहे आप अपने फिंगर्स को मूव कर सके। अगर वो पूरी एक ही हड्डी होती तो आप अपने फिंगर्स को या अपने पैरों को मूव, नो,
प्लीज नो यस टाइप कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स का वेट करूंगी जी। द एरिया वेयर टू बोन्स आर अटैच्ड, जैसे मैंने बताया जॉइंट्स क्या होते हैं, दो बोन जहाँ पे जुड़ जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आपको ये फोटो में दिख रहा है कि हमारी बॉडी में मेन जो जॉइंट्स होती हैं, वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी तरह की जॉइंट हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, लेकिन जो मेन होती है वो आपको इस फोटो में दिख रहा है। एक आपका हेड जहाँ आपके इससे जुड़ा हुआ है गले से, एक आपका शोल्डर, एक आपका ये वाला पार्ट, और ये जो दो हिंजेस यहाँ पे होते हैं पेल्विक रीजन में। पेल्विक यानी कि ये जो आपका नीचे की बॉडी का हिस्सा होता है, ये यहाँ पे हमारे मेन जॉइंट्स जहाँ होते हैं, मेन माने बहुत ही मेन काम जिनका होता है, बर्डन वाला काम जो करते हैं वो बस कुछ ही होते हैं। जैसा कि एक बता दिया, जहाँ पे आपका सर और आपका गला जुड़ा हुआ है, जहाँ पे आपके शोल्डर्स हैं, ये हाथ है, फोर्थ आपकी ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, फिफ्थ ये वाला जो हिप्स का एरिया होता है, सिक्स आता है हमारे नीज, हमारा एरिया जो हमें जहाँ फोकस करना है वो है नीज। तो ये भी एक तरीके का हमारी बॉडी का सबसे मेन अंग है या मेन जॉइंट है। और सेवेंथ आता है आपका ये जो पैरों का फीट का फोटो आपको दिख रहा है ये। ओके, आगे बढ़ते हुए कुछ जॉइंट्स के एग्जांपल मैंने एक छोटी सी वीडियो रखी हुई है इसमें कि आपको पता चले कि जॉइंट के किस किस तरह के जॉइंट होती हैं जो ऐसे काम करती हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है ये एक तरीके की जॉइंट है। तो कोई मुझे बता सकता है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा जॉइंट है जो इस तरीके से मूव करता है? मैं आपको एक और बार वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, चैट बॉक्स में सॉरी मैं प्रीवियस जाना। ओके, तो जैसा कि ये पहला वीडियो आपको दिख रहा है, इसमें जो मूवमेंट है वो यूजुअली ये वाला मूवमेंट हमारी उंगलियों का होता है। हमारी उंगलियों में जिस तरह की जॉइंट है वो इसी तरह से मूव करती है। आप देखेंगे आगे पीछे और दाएं और बाएं। और ये वाला आप देखिए, ये किस तरह, ये कौन सी जॉइंट का मूवमेंट होता है? ये हमारी हाथों की जो जॉइंट होती है उसका मूवमेंट है। ये वाला एरिया वो इस तरीके से मूव करती है। आगे बढ़ते हुए ये वाला जो जॉइंट है ये हमारे नीज का जॉइंट होता है। जो घुटने की जॉइंट होती है वो यही वाली जॉइंट होती है। देखिए इसका मूवमेंट किस तरह से ये मूव करता है। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। आप लोगों को भी काफी पसंद आया होगा, आई होप। ओके, आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे किसी भी चीज, जब मैंने फार्मेसी किया है, मैंने बी फार्म किया है, काफी लोगों को पता होगा बी फार्म जो होती है वो दवाई की पढ़ाई होती है कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हमेशा दवाइयों से पहले हमें सिखाया जाता है कि बीमारी क्या होती है। जब आपको बीमारी का ही पता नहीं होगा तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप दवाइयों के बारे में लोगों को बताएं। पहले आपको बीमारी को अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई दी जाती है और कौन सी दवाई उस बीमारी में कैसे काम करती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको मैं बीमारी के बारे में बता दूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके जॉइंट को अफेक्ट करती है, आपके घुटने को जो चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके घुटने को अफेक्ट करती हैं, यानी उन्हें बहुत ज्यादा एक्सेस काम कराती हैं। कैरिंग एक्स्ट्रा वेट, जो लोग जिम करते हैं अपने वेट से ज्यादा वेट उठाते हैं और उनको लगता है कि उनकी बॉडी बन जाएगी, मसल्स बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप ज्यादा वेट उठाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा असर जो होता है वो आपके घुटनों पे पड़ता है। नेक्स्ट, यूजिंग टू मच फोन, जो लोग बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, ये घुटनों पे कोई असर नहीं करता, पर आपके फिंगर्स पे और आपके गर्दन पे, जो ये गर्दन का हिस्सा होता है ये हमेशा नीचे रहता है फोन की वजह से, तो ये वाले एरिया जो जॉइंट होता है यहाँ पर और फिंगर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हाई हील्स, जो लेडीज को हील पहनने की आदत है, जो डेली हील पहनती है, ये उनके लिए है। अगर आप कभी कभी हील पहनते हैं तो आपकी बॉडी मैनेज कर लेगी, लेकिन अगर आप डेली हील पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है वो 2 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए आपके घुटने पे उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखता है। आपने फील भी किया होगा जब आप थोड़े टाइम के लिए हील पहन लेते हैं तो आपके घुटनों में रात को दर्द होने लगता है। ये अक्सर मेरे साथ भी होता है, क्योंकि आपका जो वेट है, जब आपके पैर ऐसे पोजीशन में रहते हैं तो आपका जो वेट है वो 2 गुना बढ़ जाता है, तो हमारे घुटनों पे जो है एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता है।
ओके, मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी सेशन के, ताकि सेशन पहले कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में क्वेश्चन। वेयरिंग द रॉन्ग शूज, जो लोग गलत शूज का यूज करते हैं, जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं लेकिन चप्पल पहन के जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं लेकिन प्रॉपर शूज नहीं पहनते। स्पोर्ट्स शूज अलग होते हैं, उन्हें पहनना चाहिए, उनसे हमारी एड़ियां और हमारे जो घुटने होते हैं, उनसे हमारी जो एड़ी और हमारे जो घुटने होते हैं। सर मेरा स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रहा है? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके, आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, थैंक यू सो मच। तो जो लोग गलत शूज पहनते हैं, जब आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पैरों को काम करना पड़ता है। जब आप स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा काम आपके पैरों को ही करना पड़ता है, और जब आप उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है कि आपके पैर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको मोच आ जाती है, और ऐसी बहुत सारी इश्यूज का प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। क्रैकिंग योर नकल्स, जिन लोगों को उंगलियां ऐसे चटकाने की आदत होती है, आपकी वो फिंगर्स की जो जॉइंट होती है उसको कमजोर कर देता है। नेक्स्ट आता है लग अ बिग बैग, ये शोल्डर के जॉइंट्स के लिए है, कि जो लोग बैग को अच्छी तरीके से कैरी नहीं करते। बैग में दो हैंडल होते हैं कि आप दोनों तरफ से उसको लें ताकि बैलेंस बना रहे, लेकिन बहुत सारे लोग फैशन के लिए एक ही साइड का बैग लटका के चलते हैं, तो क्या होता है, एक ही तरफ के कंधों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ की जॉइंट्स जो हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कमजोर हो जाती हैं। इसलिए जब आप भारी बैग कैरी करते हैं तो प्लीज दोनों साइड से कैरी कीजिए ताकि बैलेंस बना रहे और आपके जॉइंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा स्किपिंग ऑन एक्सरसाइजेस, जो लोग एक्सरसाइजेस स्किप कर देते हैं, एक्सरसाइज टाइम टू टाइम नहीं करते, तो आपकी जो जॉइंट्स हैं वो टाइम से उम्र के साथ साथ आपकी जो जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएंगे। उसके अलावा जिन लोगों को सिगरेट या किसी भी तरह की स्मोकिंग या तंबाकू खाने की आदत है, तो उन लोगों की जॉइंट्स पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की जिनको आदत होती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो सारी प्रॉब्लम्स आपको लगने लग जाएंगी। नॉट गेटिंग क्वालिटी स्लीप, जो लोग रात को अच्छे से नहीं सोते, उसका क्या असर पड़ता है आपकी बॉडी पर, वो भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करने का एक और बहुत बड़ा कारण है। आजकल रिसर्च में ऐसा मिला है कि जिन लोगों की नींद अच्छे से नहीं होती, जो लोग मिनिमम 6 घंटे नहीं सोते, सोने की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें दिन में 6 घंटे सोने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप 3 घंटे सो रहे हैं और 3 घंटे बेड पे लेटे हुए हैं तो वो 6 घंटे की नींद नहीं है। 3 घंटे भी सोते हैं तो आपकी नींद गहरी होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, मेडिटेशन वाली नींद होनी चाहिए, कि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके सोना चाहिए, तभी वो आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है। मैंने काफी बारी सेशन में बताया है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है, जैसे हम फोन को रिचार्ज करते हैं वैसे जब हम सोते हैं तो हमारी खुद की भी बॉडी रिचार्ज होती रहती है और साथ ही साथ में रिपेयर होती रहती है। अगर बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी है, कोई वायरस घुस गया है, कुछ भी हो गया है, तो आपकी बॉडी जो है जब आप सोते हैं तब वो उसको रिपेयर करने का काम कर देती है, क्योंकि उसको हम कोई और काम नहीं करवाते। सारी मूवमेंट हमारी बंद है, हम सो रहे हैं तो उसके पास कोई काम नहीं है, अभी वो फ्री है, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। इसीलिए क्वालिटी की नींद होनी चाहिए। क्वालिटी नींद में आप सोइए और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़ते हुए स्लाउच एंड स्लम्प, जिन लोगों को अच्छे से बैठने की आदत नहीं होती, हमेशा टेक के बैठते हैं या फिर ऐसे जैसे फोटो में आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाउच कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी कमर की जो जॉइंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लगती हैं फ्यूचर में जाके। इसलिए या तो सीधे बैठने की हैबिट डालिए, अगर आप सीधे नहीं बैठ पाते हैं तो थोड़े एंगल में बेंड हो सकते हैं। इग्नोर पेन, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आजकल जितने भी जॉइंट पेन के केसेस आते हैं वो बस उसका सबसे मेन कारण तो यही है। लोग क्या करते हैं, अपने पेन को इग्नोर कर देते हैं। अगर थोड़ा सा दर्द होता है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा, अभी ऐसे ही हो रहा होगा, आज मैंने बाल्टी उठा ली थी तो इस वजह से हो रहा है। ऐसे करके बहाने बना बना के अपने पेन को इग्नोर करते रहते हैं, और फ्यूचर में जब वो पेन इतना हो जाएगा बर्दाश्त के बाहर, तब डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हमें पेन किलर दे दीजिए।
पेन किलर खाने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो डबल और ट्रिपल लेवल में बढ़ जाएगी, फिर आपको सर्जरी की नौबत आ जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके तो कंडीशन खराब ही होनी है। अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेन नॉर्मल नहीं है, आपका पेन एबनॉर्मल है, पहले कभी नहीं हुआ, अचानक से पेन होने लग गया है, या फिर कंटिन्यू 3-4 दिन से पेन हो रहा है और आपने इग्नोर कर दिया उस पेन को, तो आगे जाके वो जो है आपकी जॉइंट्स को और भी ज्यादा वीक कर देगा और उससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। एक और पॉइंट रह गया है, वो है टू मच कंप्यूटर टाइम। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग वेस्टिजियंस हैं, आपको ज्वाइनिंग करानी होती है, सिर्फ बैठने का काम है, ज्यादा घूमने फिरने का काम, उतना ट्रैवलिंग का काम नहीं है, ज्यादातर हम लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे, टीवी के आगे। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कमर है और हमारी जो शोल्डर्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक्सरसाइज स्किप कर रही हैं, तो इससे हमारी जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि आपकी जॉइंट्स को क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे या आपका जो भी फेवरेट पॉइंट है, आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको वर्ल्ड का थोड़ा डेटा दिखा देती हूँ कि आर्थराइटिस, जैसे बहुत लोगों को पता है, जॉइंट की जो प्रॉब्लम इंडिया में सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखी जाती है, वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? जब आपकी जो हड्डियां होती है, जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है, जब आपकी हड्डियों में स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए या फिर दर्द होने लग जाए, वैसी कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस। वो आर्थराइटिस सिर्फ घुटनों में नहीं होता, आर्थराइटिस आपके जॉइंट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, वो जॉइंट्स में होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, हिप रीजन में किसी को आर्थराइटिस हो गया है, ये किसी को एल्बो वाले रीजन में आर्थराइटिस हो गया है, तो ये किसी को फिंगर्स में आर्थराइटिस हो गया है, बहुत लोगों को फिंगर्स में भी आर्थराइटिस होता है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है घुटने में आर्थराइटिस हो गया है, शोल्डर्स में आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कहीं पे भी जहाँ हड्डियां सूज जाती हैं और उनमें दर्द होने लग जाते हैं, उस कंडीशन को हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस जो है, दुनिया में लाखों लाख लोगों को हमेशा हर साल होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, पूरे विश्व भर में आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये यूजुअली स्टार्ट होता है 40 साल की उम्र से, और धीरे धीरे फिर आगे की जो एज है उसमें भी ये कंटिन्यूड रहता है। इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि लक्षण क्या है? लक्षण कुछ नहीं है, रेडनेस, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड हो गया है, आपको बाहर भी एरिया में रेडनेस दिखने लगेगी। वार्मथ, आपका जो जॉइंट का हिस्सा है वो गर्म हो जाएगा, आपको हमेशा वहां पे गर्म महसूस होगा, और आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग होने लग जाएगी। प्राइमरीली अफेक्ट जॉइंट्स ऑफ नीज। आर्थराइटिस जो है वो भी एक इम्यूनिटी की वजह से होने वाली बीमारी है। आर्थराइटिस का कोई और रीजन नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बॉडी खुद को मारने लग जाती है, आपके खुद के सेल्स खुद को मारने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो जॉइंट्स होती हैं वो सूजने लग जाती हैं। तो इसलिए आर्थराइटिस जो है वो सबसे पहले आपके घुटनों में ही इफेक्ट करता है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, उसका इलाज नहीं हो पाता, तो वो आपके हाथों को, हिप्स को, फीट को, ऐसी ऐसी जगहों पे और भी ज्यादा वो फैलने लग जाता है। तो आर्थराइटिस का कोई कारण नहीं है, वो आपकी खुद की नेग्लिजेंसी से, खुद के इग्नोरेंस से होने वाली एक बीमारी है, इम्यूनिटी की कम होने की वजह से ही होने वाली बीमारी है। WHO आप लोगों को बहुत पता होगा, अभी कोरोना के काल में टीवी में अक्सर आपने सुना होगा कि WHO क्या है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के जितने भी हेल्थ कंडीशन है उनके ऊपर काम करती है, उनसे जुड़ी हुई जितनी डेटा है ये लोग उस पर काम करते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में 6 लोगों में से हर एक आदमी आज की डेट में आर्थराइटिस से पीड़ित है। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी हड्डियों का जो आर्थराइटिस है वो दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है, यानी कि सेकंड कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम है, विद अ प्रेवलेंस ऑफ 22 to 39%, यानी कि हर साल इसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, गिरावट नहीं आ रही है। हर साल ये 39% बढ़ ही रहा है और लोगों को फैल ही रहा है, लेकिन कमी नहीं आ रही है। ऑस्टियो आर्थराइटिस इज मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन। ये जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करती है रादर देन मेन, क्योंकि जो वुमेन होती है उनका मेंटली काम बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेसफुल काम होता है, बॉडी की एक्सरसाइज कम हो गई है आज की डेट में। मेंस के तो खैर उनको बाहर फील्ड जॉब करनी होती है, बाहर काम करते हैं, लेकिन वुमेन के लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो अपना ध्यान नहीं रख पाती, कहीं ना कहीं हमेशा काम में बिजी रहना, अपने ऊपर ध्यान कम देती हैं। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वुमेन को ज्यादा होता है रादर देन मेन। इसका एक और रीजन ये है कि ये वुमेन्स को ज्यादा क्यों होता है,
जब तक आपके बॉडी में हार्मोन्स चल रहे होते हैं, जब तक आपकी पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो आपको हर बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। बट जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी मेनोपॉज हो जाता है, तो वो हार्मोन जो है उसके रिलीज में गिरावट आने लगती है, जिससे कि क्या होता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। इसीलिए जो आर्थराइटिस की दिक्कत है, आप अक्सर देखेंगे अगर लेडीज को होती है तो वो 50+ लेडीज को ही होती है, क्योंकि उनके मेनोपॉज हो जाता है, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनके हार्मोन रिलीज नहीं होते जो उनकी बॉडी को बचाती है, और वो एक्सरसाइज नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो फिर फाइनली उनको जो है जॉइंट प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं कि आपने जितनी भी लेडीज को हड्डियों की समस्या में देखा है वो 50+ हैं, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए यस और नो। 80% of those having arthritis have limitations in movement and 25% cannot perform their activities. जिस डेटा में बताया आर्थराइटिस की बीमारी के बारे में, उन पेशेंट का सर्वे किया गया और उसमें उन्होंने पाया 80% जो आर्थराइटिस से पीड़ित लोग हैं उनको अपने चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है, वो चल फिर नहीं पाते, व्हील चेयर के यूज से चल रहे हैं। और 25% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने में भी बहुत तकलीफ होती है, यानी कि वो ब्रश नहीं कर सकते, अपनी जो डेली के वो होते हैं, जो भी काम होते हैं हमें सुबह के, वो सब भी नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको सब चलने फिरने में दिक्कत है। 25% लोग ऐसे हैं जिनको सारे काम करने में दिक्कत आ रही है, यानी कि उनकी बॉडी की सारी जॉइंट्स, जो मैंने 7 तरह की जॉइंट्स दिखाई थी, पूरी 7 तरह की जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाता है, तो आप अपने नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाते। ओके, आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे विटामिन D3। अब जब बोन्स की बात आती है तो विटामिन D3 की बात भी आनी चाहिए। विटामिन D3 क्या है? मैंने जैसे बताया कि विटामिन क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। हमें बहुत तरह के विटामिन के बारे में बताया जाता है कि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, लेकिन विटामिन क्या होता है? जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए खाना खाते हैं, तो खाना जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर जाके, आपका जो खाना है वो छोटे छोटे पीसेस में बट जाता है और वो बाद में जाके एक केमिकल बन जाता है। उसमें से जो विटामिन होता है वो निकाल के हमें सेल्स को दिया जाता है, क्योंकि सेल्स जो है वो विटामिन को ही लेते हैं। जैसे हमारा खाना, हम खाना खाते हैं, वैसे हमारे सेल्स को क्या चाहिए? विटामिन। तो विटामिन कहाँ से मिलता है? हमारे खाने के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, उनमें से विटामिन आ जाता है, तो वो विटामिन सेल्स में चला जाता है। अब विटामिन के बहुत प्रकार हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक तरह का सेल नहीं है। हमारी स्किन की सेल अलग होती है, हमारी लिवर की सेल अलग है, हमारी हड्डियों की सेल अलग है, हमारी हर एक एक पार्ट की सेल अलग अलग है। तो हम एक तरह का खाना सबको नहीं दे सकते, हमें अलग अलग विटामिन की जरूरत पड़ती है। उसी हिसाब से हमारी स्किन को विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, हमारे बोन्स को विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। तभी हमारी जो बोन्स हैं उनकी जो जो सख्त बोन्स होती हैं, जो हार्डनेस होती है ना, वो उसमें रिटेन रह सकती है विटामिन D3 की वजह से और कैल्शियम की वजह से। तो विटामिन D3 जो है वो बहुत एसेंशियल विटामिन है, जो कि कैल्शियम जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में आपकी मदद करती है। जब तक आप विटामिन D3 नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं, तो आपके बोन्स तक वो कैल्शियम नहीं पहुंचेगा। विटामिन D3 एक गाड़ी है जो कैल्शियम को बिठाती है और आपके बोन्स के अंदर उसको ले जाती है। अगर गाड़ी नहीं होगी तो कैल्शियम कभी भी बोन्स के अंदर नहीं जाएगा। विटामिन D3 क्या है? एक गाड़ी है, ऐसे याद रखिए। विटामिन D3 एक गाड़ी है जो कैल्शियम को बिठाती है और आपके बोन्स के अंदर उसे ले जाती है। नहीं तो कैल्शियम जो है, आप जितना भी कैल्शियम खा लीजिए, आपके वो बोन्स में नहीं लगेगा। अगर आप जो कैल्शियम का कैप्सूल खाते हैं, फिर आप पूछेंगे कि मैम कैल्शियम का कैप्सूल भी आता है, तो अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या फायदा होगा अगर D3 नहीं है? तो विटामिन D3 जो है वो केमिकल के फॉर्म में कैल्शियम कैप्सूल में दिया जाता है, ताकि आप जो कैल्शियम कैप्सूल खा रहे हैं वो उस केमिकल विटामिन D3 को यूज करके आपकी बोन्स में चला जाए। पर फिर भी आपको धूप में बैठना चाहिए। जो लोग कैल्शियम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, धूप में सबको बैठना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है विटामिन D3 का सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है सनलाइट, वो भी सुबह की सनलाइट जो आती है सुबह। आजकल तो सर्दी हो गई है, तो 10 बजे तक आप आराम से धूप में बैठ सकते हैं, आपको भरपूर मात्रा में विटामिन D3 मिल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज मत कीजिए, जाइए वहीं बैठिए, वहीं चाय पीजिए, वहीं न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ मत कीजिए, तो भी विटामिन D3 आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है बट ड्यू टू लो एक्सपोजर 3 out of 4 इंडियन सफर फ्रॉम विटामिन D3 डेफिशिएंसी, यानी कि 4 में से 3 भारतीय, 3 इंडियंस जो हैं विटामिन D3 की कमी की वजह से हर बीमारी का
सामना कर रहे हैं। यानी कि 4 में से 3 जो हैं वो लोग विटामिन D3 की कमी उनमें है। तो आप समझ लीजिए कि कितना परसेंट लोग हैं जो विटामिन D3 ले रहे हैं। बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही कम परसेंटेज। बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन D3 क्या करता है, आपकी बोन्स को बहुत हेल्दी बनाता है और उससे बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। इम्प्रूव्स मसल फंक्शन एंड स्ट्रेंथ। साथ ही साथ ये आपके मसल्स की फंक्शन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, उन्हें भी पावर देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को भी ये कम कर देता है। यानी कि आपको हार्ट की जो समस्या है, अगर आपको हार्ट की समस्या है तो उससे भी लड़ने में, आपके प्लेग को, आपकी जो गांठ बन जाती है हार्ट प्रॉब्लम्स में, जो वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, प्लेग बोलते हैं हम उसे, वो जब बन जाती है उसको भी पिघलाने में विटामिन D3 आपकी बहुत मदद करता है। कैप्सूल वाला विटामिन D3 नहीं, जो आप सनलाइट से लेते हैं, धूप में बैठ के लेते हैं, वो वाला विटामिन D3। अब हम ओके, जैसा कि आपको दिखाया हमने कि अब अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब जॉइंट प्रॉब्लम्स हो गई, तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वेस्टीज ने आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, जो कि है सप्लीमेंट के तौर पर, दवाई नहीं सप्लीमेंट। याद रखिए, दवाई और सप्लीमेंट अलग अलग चीजें होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे उनकी पैकेजिंग है तो बहुत लोगों को लगता है कि ये दवाई है, कैप्सूल है तो दवाई है। कैप्सूल दवाई जरूरी नहीं है कि हर कैप्सूल दवाई हो। दवाई और सप्लीमेंट में बहुत फर्क होता है। इसके बारे में मैं किसी और दिन आपको डिस्कस करूंगी। अगर आज टाइम बच जाता है तो मैं आपको उसका डिफरेंस भी बता दूंगी कि दवाई और सप्लीमेंट में क्या फर्क होता है। अगर आपको इसका डिफरेंस जानना है तो प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सेशन के लास्ट में इसको जरूर लूंगी। तो वेस्टीज की जो 3 सप्लीमेंट्स आती हैं जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की कैटेगरी में, वो है कैल्शियम, कोलाजन और ग्लूकोसामाइन। और हम सारे सप्लीमेंट के बारे में जो है डिटेल में अभी जानेंगे। तो कैल्शियम क्या होता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैल्शियम क्या होता है? आप लोग काफी टाइम से वेस्टीज कर रहे हैं तो देखें आपका नॉलेज। व्हाट इज कैल्शियम? आदित्य सर बताना चाहते हैं? ओके, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। कैल्शियम एक तरह का मिनरल होता है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। मिनरल यानी कि एक तरह का केमिकल समझ लीजिए, जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस लिए? आपकी बोन्स को हार्ड बनाने के लिए। कैल्शियम एक बहुत हार्ड करने वाली वो है मिनरल, यानी कि ये जहां भी जाती है वो आपके उस पार्ट को बहुत हार्ड कर देगी। तो कैल्शियम कहाँ जाएगी? बोन्स में। बोन्स सबसे हार्ड है। और कौन सी आपकी बॉडी का हिस्सा है जो बहुत हार्ड है बोन्स के अलावा? टीथ। टीथ में क्या है? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, किसी भी चीज को बहुत हार्ड कर देता है। ओके, मोर देन 99% ऑफ टोटल बॉडी कैल्शियम इज स्टोर्ड इन बोन। बॉडी में आपके जो 99% कैल्शियम जाता है वो बोन्स के अंदर ही रहता है, क्योंकि बोन्स बहुत सारी हैं हमारी बॉडी में। तो 99% कैल्शियम जो आप लेते हैं वो आपके बोन्स में जाके बच जाता है। और उसके अलावा टीथ में रहता है, जो उसके स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। The remaining 1% is found throughout the body in blood, muscle and cells of soft tissue. जो बाकी का 1% है वो बाकी जगह में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ब्लड में, मसल में 99% कहाँ रहता है? जहाँ उसको रहना चाहिए हार्ड होने के लिए, बोन्स और टीथ में। 1% वो पूरी बॉडी में फिर आपके अलग अलग जो जगह है जहाँ उसकी जरूरत है वहां पे। कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी आपका जो हार्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तभी तो वो ब्लड को पंप कर पा रहा है ना। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी ऐसे सिकुड़ेगा नहीं और रिलैक्स नहीं होगा, तो क्या होगा? वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। हार्ट के अलावा जितनी भी मसल होती है सबको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, यानी ऐसे सिकुड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी ये होती है नसें होती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। एक्सपेंशन, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, बहुत तरह की हार्मोन्स को रिलीज करने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा हाथ होता है। When calcium intake is low or calcium is poorly absorbed, bones breakdown occurs. या बोन्स का ब्रेकडाउन क्या होता है? अब अभी आप फोटो को देखिए एक बार अच्छे से। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। इसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे आपको 2 फोटो में दिखाया है।
ये जैसा कि आपको दिख रहा है एक नॉर्मल बोन है। नॉर्मल बोन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि कैल्शियम या जो भी और चीजें होती हैं वो सब मिनरल्स इसके अंदर जा सके, बोन्स के अंदर जा सके। तो इनमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं। ओस्टियोपोरोटिक बोन, ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है आपकी हड्डियां धीरे धीरे झड़ने लग जाती हैं। आपकी हड्डियों में से जो पाउडर होता है ना वो धीरे धीरे झड़ने लग जाता है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। इसमें देखिए कितना ज्यादा गैप आ गया, सारी हड्डियां जो हैं वो धीरे धीरे करके झड़ने लग गई हैं और बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें होल्स कितने हैं और इसमें होल्स कितने हैं। ये एक बीमारी है जिसका कारण जो दो कारणों से होती है। या तो आप जो कैल्शियम ले रहे हैं वो अमाउंट पूरा नहीं है, कैल्शियम के अंदर कमी हो रही है बॉडी में तब, या फिर आप जो कैल्शियम ले रहे हैं वो बोन्स के अंदर जा नहीं रहा, वो कहीं और ही जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। ये दो कंडीशन में जो है आपकी हड्डियां इस तरह से झड़ने लग जाएंगी और आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, दो चीजों का सोल्यूशन निकालना है। जब कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना है, और कैल्शियम अगर बॉडी में आपके एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अगर विटामिन D3 की कमी से हो रहा है तो विटामिन D3 कैप्सूल में पहले से है, फिर भी आप धूप में जाइए, धूप में थोड़ी देर बैठिए, नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि क्यों आपका जो ये कंडीशन है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा। अब कैल्शियम और क्या क्या चीजों में हमारी, कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है वो किस चीजों में हमारी मदद करता है अदर देन जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के अलावा मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यूज, आपके टिश्यू को हेल्दी मेंटेन करता है, सपोर्टिंग जॉइंट हेल्थ, आपके जॉइंट हेल्थ को अच्छा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। बोन्स का एक और फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, अगर वो ऐसे मूव नहीं करेंगे तो आप अपने पैरों को कभी मोड़ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कहा था अगर आपके पूरे पैर में एक ही हड्डी होती तो क्या आप उसे कभी मोड़ पाते? नहीं, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, वो मूवमेंट को और अच्छा कर देता है। फ्लेक्सिबिलिटी को समझाने के लिए एक और अच्छा तरीका है, आप जब कभी किसी मशीन पर काम करते हैं, अगर मशीन खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अगर मशीन को चलाने में परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें ल्यूब्रिकेंट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, मशीन का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। उसी तरह से अगर आपकी बॉडी जो है वो बहुत हार्ड हो गई है, मूव नहीं कर पा रही है, तो हम एक लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, वो है कैल्शियम सप्लीमेंट। रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने दिखाया था आर्थराइटिस में जो रेड रेड हो जाता है हड्डियों के पास, उसको कम करने में भी कैल्शियम बहुत ज्यादा यूजफुल है। ईजेस पेन इन पीपल विद स्टिफ एंड इमोबाइल जॉइंट्स, जो अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते, जैसे जॉइंट पेन्स में अक्सर होता है कि लोग अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती हैं, उन कंडीशन में आपके पेन को कम करता है वो है कैल्शियम। कमर के दर्द में भी आप कैल्शियम लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि ये सच में काम करता है। हमने काफी लोगों को रेकमेंड किया है कमर दर्द में भी, क्योंकि कमर में भी हमारी जॉइंट्स होती हैं, उनके कमजोर होने से आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो आप कैल्शियम जो है वो कमर दर्द में भी लोगों को रेकमेंड आराम से कर सकते हैं। सपोर्ट्स नेचुरल कोलाजन सिंथेसिस इन द बॉडी, ये आपके बॉडी में नेचुरल कोलाजन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। कोलाजन क्या होता है वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। हेल्दी मसल्स, आपके मसल्स को हेल्दी रखता है। ये कैल्शियम का लेबल है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, आपके पास कैल्शियम का सप्लीमेंट होगा। अब हम आते हैं डोसेज पर कि इसका डोसेज क्या है। 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको 2 टैबलेट दिन में देने। मेंटेन अ गैप ऑफ मिनिमम 3 आवर्स बिटवीन कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंट, अगर आप आयरन सप्लीमेंट भी साथ साथ ले रहे हैं तो प्लीज कैल्शियम और आयरन को मिक्स ना करें। नोनी में भी आयरन होता है, इसीलिए नोनी और कैल्शियम को जब भी लें तो मिनिमम 3 घंटे का जो फर्क है वो मेंटेन करना है। जिन लोगों को आप रेकमेंड करते हैं, जिन लोगों को आप कैल्शियम लेने की सलाह देते हैं, आप एक बार उनसे पूछ लें कि क्या वो नोनी भी ले रहे हैं। अगर वो नोनी भी ले रहे हैं तो उनसे कहिए कि आप 3 घंटे के डिफरेंस में इन दोनों को लीजिए। अगर वो कोई और आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उन्हें बताइए कि 3 घंटे के डिफरेंस में आपको इसे लेना है। बस ये 2 बातों का ध्यान रखिए। ओके, आदित्य सर ने कहा है कि स्पिरुलिना और कैल्शियम के बीच में भी 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का फर्क होना चाहिए, क्योंकि स्पिरुलिना में भी आयरन कंटेंट पाया जाता है। जिन जिन सप्लीमेंट्स में आयरन होता है प्लीज उनको आप बोलिए कि 3 घंटे के डिफरेंस में लेना है। वेस्टिज कोलाजन, अब हम जानेंगे कि कोलाजन क्या होता है।
कोलेजन जो है आपकी बॉडी का एक ऐसा प्रोटीन है जो कि बोन्स में पाया जाता है, वो आपके मसल्स और स्किन और टेंडन्स में भी पाया जाता है। मसल्स आपको पता है जो हमारी मांस होती है, और स्किन में भी पाया जाता है। इट इज द सब्सटेंस दैट होल्ड्स द बॉडी टुगेदर। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के खिंचाव को मेंटेन करता है। जैसे हमारी स्किन है अभी एकदम टाइट है ना, वो किसकी वजह से है? कोलेजन की वजह से। अगर कोलेजन कम होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा जो एजेड लोग होते हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके यहाँ की स्किन पूरी लटकने लग जाती है, बॉडी की स्किन पूरी लटकने लग जाती है, टाइट नहीं रहती, खिंची हुई नहीं रहती, क्योंकि उनकी जो कोलेजन होती है, कोलेजन की मात्रा बॉडी में धीरे धीरे एज के साथ साथ कम होने लग जाती है। अब जो कोलेजन का सप्लीमेंट है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं हम उसके बारे में जानेंगे। कोलेजन पेप्टाइड, कोलेजन जैसे मैंने बताया एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हमने अपने वेस्टेज के सप्लीमेंट में यूज किया है। उसके अलावा रोज हिप एक्सट्रैक्ट, रोज हिप एक्सट्रैक्ट एक तरह का प्लांट है जिसको यूज किया जाता है, और उसके रिसर्च में पाया गया है कि वो जॉइंट प्रॉब्लम्स में भी, और बॉडी की जो स्टिफनेस होती है, जॉइंट्स की जो स्टिफनेस होती है यानी हार्डनेस, अगर किसी की जॉइंट्स मूव नहीं करती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, उसको भी ठीक करने में रोज हिप एक्सट्रैक्ट को बहुत फायदेमंद पाया गया है। तो ये जो दो चीजें हैं, और तीसरी चीज आती है विटामिन सी। Vitamin C is an essential nutrient required for supporting natural collagen synthesis in the body. कोलेजन को बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए हमें विटामिन सी की जरूरत होती है। तो कोलेजन, रोज हिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी, ये तीन कंपोनेंट से मिलके बना है हमारा कोलेजन का जो सप्लीमेंट आता है, ताकि कोलेजन तो हम ऊपर से दे ही रहे हैं, और आपकी बॉडी में भी कोलेजन जो नॉर्मली बनता है वो भी प्रोसेस ठीक होना चाहिए, कि इन केस अगर आप सप्लीमेंट लेना छोड़ भी दें तो आपकी बॉडी में नेचुरल कोलेजन जो है वो बनता रहे। तो ये तीन चीजों से मिलके हमारा जो सप्लीमेंट है वेस्टीज का वो बना है। Vestige collagen with rosehip extract and vitamin C helps to replenish the body with vital collagen and helps in maintenance of healthy tissue. ये सिर्फ इतना करता है कि आपकी बॉडी में जो कोलेजन बन रहा है उसी के प्रोसेस को ठीक करता है। इसको अलग से कोलेजन भी देता है, आपकी बॉडी को अलग से कोलेजन भी मिलता है, और जो अंदर से कोलेजन बन रहा है वो भी मिलता है। तो जब आपको डबल क्वांटिटी में चीज मिलती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी तुरंत फास्ट काम करने लग जाती है, और जल्दी जल्दी आपकी बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। इट इज शोन टू सपोर्ट जॉइंट कंफर्ट, आपके जॉइंट्स को बहुत कंफर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कार्टिलेज हेल्थ। हमारी बॉडी में छोटी छोटी नसें होती हैं जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, उसको भी ये उसको भी हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। ये कोलेजन का लेबल है जो मैंने निकाला है ढूंढ के और इसको लगाया है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। डोसेज, एक सैशे टू बी डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर वंस और ट्वाइस अ डे और एज डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन। अगर आप ऑलरेडी कोई और मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो प्लीज एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी कस्टमर को दे रहे हैं और उनको साइड इफेक्ट्स होने लग जाएं। इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए कि क्या आप इन मेडिसिन का यूज उन मेडिसिन के साथ में कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका एक सैशे यानी एक पाउच जो आता है उसको आपको 100 ml पानी में मिक्स करके तब तक मिक्स करना है जब तक पूरा कोलेजन जो है वो पानी में घुल ना जाए। जब पूरी तरह से घुल जाएगा, पूरा पानी आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप उसको पिएंगे ताकि वो जल्दी एब्जॉर्ब हो। अब जो हमारा जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में मेन प्रोडक्ट आता है वो है ग्लूकोसामाइन। इसके बारे में जानना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। ये लास्ट प्रोडक्ट है। Glucosamine is often combined with chondroitin, a molecule naturally present in cartilage. But as you get older, your levels of this compound begin to drop, which leads to the gradual breakdown of the joint. Okay, तो क्या होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं जॉइंट्स, ग्लूकोसामाइन क्या करता है, आपकी जो जॉइंट्स होती हैं उसमें एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन। अब कॉन्ड्रोइटिन क्या करता है, आपके जो जॉइंट्स हैं उसके लुब्रिकेंट की तरह पे काम करता है। अब क्या होगा, अगर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो वो लुब्रिकेंट है वो आपकी बॉडी में बनना भी कम हो जाता है, और जो लुब्रिकेंट पहले से है वो भी धीरे धीरे उसकी मात्रा, उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है।
Combination of glucosamine and chondroitin is proven to help on cases of osteoarthritis and stiff joints. जब आपकी बॉडी में वो धीरे धीरे एज के साथ साथ बनना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे ऊपर से देंगे ताकि आपकी बॉडी में जो भी समस्या आ रही है उसकी कमी की वजह से वो सारी समस्याएं ठीक हो जाए. It gives elasticity to cartilage and prevents its destruction. ये आपके कार्टिलेज को elasticity देता है और उसके it helps to aid and repair the cartilage and prevents further damage. ये आपकी कार्टिलेज जो भी चीजें खराब हो गई हैं उसको ठीक करता है, रिपेयर करता है, साथ साथ में उसका सोल्यूशन भी निकालता है और आगे डैमेज ना हो उसकी भी आपको आपकी बॉडी को उससे भी बचाता है. अब हम थोड़ा सा लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारे घुटने की फोटो है, ये हमारे नी जॉइंट की पिक्चर यहाँ पे मैंने लगाई है. ये बोन्स है, ये जो है वो हमारा कार्टिलेज है, यानी कि हमारी बोन्स को एक जेल की तरह एक केमिकल ने ढका होता है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज. जब वो जेल की तरह होगा तब वो क्या होगा, चलने में मूव करने में बहुत आसानी होगी. अगर मैं अभी अपने हाथों को ऐसे घिस रही हूँ और मैं एलोवेरा जेल लगा लूं और फिर घिसूं तो कौन सा मूवमेंट ज्यादा सॉफ्ट होगा, जेल वाला ना. इसीलिए जो कार्टिलेज है वो एक तरह का जेल होता है, तो वो क्या करता है आपके मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है. उसके साथ साथ इस जेल के अंदर आपको एक येलो कलर का एक लिक्विड दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड. यही है जो लुब्रिकेंट का काम करता है आपकी जॉइंट्स में, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये घुटने में लुब्रिकेंट कम हो गया, लुब्रिकेंट कम हो गया, वो यही लुब्रिकेंट होता है. तो अब आपकी बॉडी में, अब आपके घुटने में समस्या कब आएगी, मान लीजिए कि ये लुब्रिकेंट यहाँ पे है ही नहीं, ये लुब्रिकेंट नहीं है, तो आपकी बोन्स मूव कर पाएंगी, आपके बोन्स क्या करेंगे, आपस में घिसने लगेंगी, तो आपको क्या होगा, उससे बहुत दर्द होगा और आप उसे मूव भी नहीं कर पाएंगे. उसके साथ साथ अगर ये जो जेल है ये जेल भी कम होने लग जाए तो क्या होगा, लुब्रिकेंट सारा बाहर लीक हो जाएगा और ये जेल भी धीरे धीरे जेल भी कम होने लग जाएगा, तो क्या होगा, सिर्फ 2 हड्डियां बच जाएंगी और वो आपस में अच्छे से मूव भी नहीं कर पाएंगी. इसीलिए आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है. अब ग्लूकोसामाइन जो है वो एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपके इस लुब्रिकेंट में पाया जाता है. ये लुब्रिकेंट किससे बना है, ये ग्लूकोसामाइन केमिकल से बना है. तो धीरे धीरे जब आपकी एज हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो क्या होता है, ये जो ग्लूकोसामाइन आपकी बॉडी में पहले से बना हुआ है ना, उसकी जो सिंथेसिस है यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है. उससे क्या होता है, आपकी ये लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगी और आपके जो दोनों बोन्स हैं वो धीरे धीरे घिसने लगते हैं. उसके साथ साथ ये जो कार्टिलेज आपको दिख रहा है, ये जो जेल आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. जब भी आप कोई भारी सामान उठाते हैं, आप गिरते हैं, तो सबसे पहले आपके घुटने ही आगे आते हैं. आपके घुटने क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं. यानी शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, जैसे हम बिल्डिंग में लगाते हैं ना शॉक एब्जॉर्बर, अगर भूकंप आता है तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो आपकी बिल्डिंग को सपोर्ट कर लेते हैं, सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसी तरह से हमारे जो घुटने होते हैं वो हमारे बॉडी के शॉक एब्जॉर्बर हैं. अगर हमारी बॉडी को हमने कुछ भारी सामान उठाया तो सबसे पहले जो शॉक होता है वो पूरा घुटने पे जाता है, सारा जो भार होता है वो सीधा घुटने पे जाता है, वो हमारे सारे उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है. अगर आप गिरते हैं तो सबसे पहले घुटने आगे आ जाते हैं क्योंकि वो उस शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर हम फिसलते हैं और फिसल के सीधे संभल जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपके कहाँ दर्द होगा, सबसे पहले हमारे घुटने में ही दर्द होता है क्योंकि वो जो शॉक है गिरने का वो हमारे घुटने एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्योंकि हम 50 साल तक बहुत चीजें हमारे बॉडी के साथ होती हैं, हम गिरते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ और समस्या हो जाती है, तो क्या होता है आपके घुटने बहुत ज्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं. इसीलिए जैसे आप 50 प्लस क्रॉस कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जो जॉइंट्स हैं अब वो उतना काम नहीं कर पाते जितना वो यंग एज में करते थे और धीरे धीरे आपकी लुब्रिकेंट कम होने लग जाती है और आपके जो घुटने हैं उनमें दर्द की समस्या शुरू हो जाती है. तो ग्लूकोसामाइन क्या करता है, अब ये जब लुब्रिकेंट बॉडी में नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट हमने बाहर से अलग से दिया है ताकि वो यहाँ जाके इस लिक्विड इस गैप में भर जाए और आपकी जो बोन्स की जितनी भी समस्या है लुब्रिकेंट की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाए. साथ ही साथ ग्लूकोसामाइन का जो सप्लीमेंट है वो कार्टिलेज रीजेनरेशन. अगर कुछ लोगों की ये जो कार्टिलेज है, अगर उन लोगों का लुब्रिकेंट प्रॉपर है लेकिन ये
कार्टिलेज, ये जो जेल है ये नहीं है, तो ग्लूकोसामाइन क्या करता है, आपकी बॉडी को कमांड देता है कि ये जो जेल है इसको तुम बनाओ और इसको हमारे बोन्स घुटने के इस एरिया में जाके फिक्स कर दो। तो ये दो काम है जो ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट करती है, आपको याद रखना है। अगर लुब्रिकेंट की कमी है तो लुब्रिकेंट को ये प्रोवाइड कराता है, अगर इस जेल की कमी है तो बॉडी को कमांड देता है कि ये जेल को बनाओ और इससे जाके हमारे नीज में फिक्स कर दो। तो ये दो चीजें हैं जो ग्लूकोसामाइन का काम है मेन। ये ग्लूकोसामाइन का लेबल है, आप इसको आराम से पढ़िएगा। अगर आपको फोटो चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। डोसेज 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको ये 2 टैबलेट्स दिन में लेनी है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।